सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीएसटी की अकाउंटिंग एंट्री टैली में कैसे होगी। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? हमने जीएसटी पढ़ी है, हमने जर्नल एंट्री पढ़ी है, कैसे होती हैं, क्या रूल्स हैं, जीएसटी के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या कॉन्सेप्ट है, जीएसटी की अकाउंटिंग एंट्रीज भी हमने पढ़ी हैं। टैली के बारे में भी हमने अब तक काफ़ी कुछ सीख लिया, जैसे कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, एंट्रीज कैसे डालते हैं वाउचर्स में। अब हम कुछ पार्ट्स आपके लिए बना रहे हैं जिसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अब तक आपका सारा काम अधूरा है अगर आप सिस्टम में काम करना नहीं सीखते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करना नहीं सीखते हैं। क्योंकि हमें आता है, हमें सब पता है कि एंट्रीज कैसे होंगी, क्या एंट्री होगी, और वो एंट्री जब हम करेंगे तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, ये सब हमको पता चल गया, ये हमने अब तक सीख भी लिया। लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि सर जब सिस्टम में हम सॉफ्टवेयर में जब हम एंट्री करने जाएंगे तो हमें वो एंट्री कैसे करनी है। एक बार हम आपको वो भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी की एंट्री टैली में कैसे करनी है। ठीक है, इसके लिए हम आपको परचेज और सेल्स की एंट्रीज बताएंगे। इसके बाद हम आपको रिपोर्टिंग भी बताएंगे, कैसे आप देख सकते हैं कितना जीएसटी आपके पास इनपुट आया है, कितना आउटपुट है, क्या आपकी लायबिलिटी है, ये सब चीजें हम आपको करके दिखाएंगे। तो ये भी रिक्वायरमेंट है इसके लिए, इस आज के लेक्चर के लिए, कि आपको इससे पहले जीएसटी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, जर्नल एंट्रीज के रूल्स अच्छे से पढ़ लेने हैं, और टैली के जो अब तक के वीडियोस हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, जिसमें हमने आपको बताया है कि टैली में हम वर्क कैसे करते हैं। क्योंकि ये मैं एक प्री रिक्विजिट आपसे मानता हूं कि ये आपको पता होगा, ये आपको आना चाहिए, इसके बाद ही मैं आगे इसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सो लेते हैं हम टैली को कैसे यहां पर हम सीखेंगे। हाँ जी, तो देखिए हमने टैली ओपन कर लिया है, और टैली ओपन करने के बाद हमने यहां पर पहली स्क्रीन जो हमारे साथ होती है सामने, वो है गेटवे ऑफ टैली, ये आप सब जानते हैं। अब टैली की अकाउंटिंग एंट्री करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने होंगे टैली में। खास करके जो कंपनी, जैसे हमने टीआरएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अब तक का जो भी वर्किंग है वो की है, तो हमने जब ये कंपनी क्रिएट की थी, ये मैं आपको दिखा दूं, F3 ऑप्शन आपके पास है, F3 से आप कंपनी क्रिएट करते हैं। ये हमने कंपनी क्रिएट करी थी। ठीक है, इस कंपनी को हमने सेलेक्ट कर लिया है। F11 की से F11, मैंने अभी F11 की प्रेस करी है। F11 की से आप देखेंगे तो आपके पास कंपनी के कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स आ जाती हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ कुछ सेटिंग्स आपको करनी होंगी, जैसे अगर आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, मतलब आइटम वाइज एंट्री करनी है, कौन कौन से आइटम आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो आप इन्वेंट्री में काम करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अनेबल कर लेना है, यस कर लेना है। ये यस हो रहा है, देखिए आप। इसके बाद आप जब आगे एंटर करेंगे तो आपसे आगे की डिटेल मांगेंगे, जैसे स्टेट बताइए आपका क्या है, आप रेगुलर असीसी हैं या कंपोजिशन में हैं। ये कंपोजिशन और रेगुलर का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं पता है तो आप हमारे जो जीएसटी के लेक्चर्स हैं जब आप देखेंगे तो आपको कंपोजिशन और रेगुलर का मतलब समझ में आएगा। अभी हम रेगुलर मान के चल रहे हैं इसको। हम रेगुलर में मतलब हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा लेते हैं, और जीएसटी कब से एप्लीकेबल है वो डेट डाल सकते हैं आप। यहाँ आपको अपने जीएसटी मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ये मैंने डाल रखा है पहले से। आपके जीएसटी का जो मंथली रिटर्न है, ये जो पीरियड है वो कैसा होता है, क्वार्टरली रिटर्न होती है या मंथली होती है, वो आपको डालना है। मैंने मंथली डाल दी। बाकी और किसी चीज़ की भी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। ई वे बिल या ई इनवॉइसिंग को अगर आप येस करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी मैं इसको नो करके चल रहा हूँ। चलिए, इसी तरह टीडीएस के लिए है, तो ये आपको टीडीएस का जब सिखाएंगे तब ले लेंगे। आगे करके आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं आप, डायरेक्ट आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो कंट्रोल ए कर लें, शॉर्टकट की है, एक्सेप्ट हो जाएगा। मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। तो सबसे पहले मैंने अपने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में, भाई जब कोई भी सॉफ्टवेयर हम मोबाइल भी यूज़ करते हैं तो कई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हमें करनी होती हैं, कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए, कोई नई चीज़ या कोई नई एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए। इसी तरह टैली में हम लोग जब जीएसटी जो है उसको यूज़ करेंगे तो पहले हमें जीएसटी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर क्या है, ये सब चीज़ें हमें डालनी होंगी। ये हमने डाल दी। नाउ अब हम लोग जा रहे हैं आगे
जीएसटी की एंट्री करने से पहले मैं आपको एक बार एक जीएसटी बिल दिखा देता हूं, क्योंकि आप बिल को देखकर ही एंट्री करेंगे प्रैक्टिकली। तो मैंने एक बिल ऐसे सर्च किया आपके लिए, और एक बिल जो है आपके सामने दिख रहा होगा। गुजरात फ्रेट टूल्स का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये टूल्स बनाती है, ठीक है, प्रेस टूल्स और रूम कंपोनेंट्स। तो ऐसा कुछ बिल होता है, और बिल में आपके पास सामने वाले का जीएसटी नंबर होता है, टैक्स इनवॉइस है, ये बिल नंबर होता है, सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, बिल का नंबर, बिल की डेट, चालान नंबर, ठीक है। परचेजर कौन है, जो सप्लायर है वो ये है, और किसको सप्लाई कर रहा है, किसने जो है यहाँ पे चीज़ें खरीदी हैं उसका नाम लिखा होता है। यहाँ आइटम का नाम है, जैसे ऑटोमेटिक सॉ और स्टेनली हैमर, ये इन्होंने 2 चीज़ें खरीदी हैं, ये उसका HSN कोड है, आइटम का क्वांटिटी की प्राइस है, क्वांटिटी है, प्राइस है, रेट, टैक्सेबल अमाउंट है, और IGST लग रहा है। IGST क्यों लग रहा है? क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। सपोज़ जैसे ये आप देखेंगे तो परचेजर जो है वो जो है दिल्ली से हैं, और जो सप्लायर है वो अहमदाबाद से हैं, तो 2 स्टेट्स अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर IGST लग रहा है। ये टोटल अमाउंट आ गया आपके पास, इसके बाद ये टोटल हो गया, ग्रैंड टोटल यहाँ पर इंक्लूडिंग GST। तो अब मेरे पास सपोज ऐसा कोई बिल है और मुझे इस बिल की एंट्री डालनी है टैली में, तो मैं कैसे डालूंगा ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। चलो, तो हमारे पास सप्लायर का नाम है गुजरात फ्रेट टूल्स, ठीक है। चलो यही चीजें हम डाल के दिखा देते हैं आपको टैली में। ये हम टैली में आ गए वापस से। सबसे पहले हम जाके क्रिएट करेंगे कुछ लेजर्स। भाई कौन कौन से अकाउंट यहां इफेक्ट होंगे, जैसे सबसे पहले मैं बना देता हूं परचेज का अकाउंट। मैं परचेज कर रहा हूं गुड्स को, तो परचेज इंटर स्टेट, क्योंकि इंट्रा स्टेट भी करूंगा, इंटर स्टेट भी करूंगा। मैं चाहता हूं इन्फॉर्मेशन में बस अलग अलग हो कि मैं इंट्रा स्टेट परचेज कर रहा हूं, एक ही स्टेट के अंदर, विद इन द स्टेट, और अगर 2 स्टेट्स के बीच 2 स्टेट से अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो मैं इंटर स्टेट लेके चलूंगा। परचेज का ग्रुप हमारा परचेज होगा, ये ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब चीज़ हमने लेजर क्रिएशन के टाइम पे सीखी थी, इसको आप नोट एप्लीकेबल कर दें। इस GST एप्लीकेबल कर देना, इसको, ये एप्लीकेबल है। सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस कर दें। यहाँ पर आप अपना नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डाल दें, जैसे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है कि ये क्या है, ये इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल है हमारे लिए, तो हमने यहाँ डाल दिया। इंटीग्रेटेड टैक्स की रेट है, सपोज 18% GST लग रहा है यहाँ पर, इंटीग्रेटेड, वो डाल दिया। सप्लाई टाइप गुड्स है, ये सर्विस है, गुड्स है तो गुड्स डाल देंगे, सर्विस है तो सर्विस डाल देंगे। हमारे लिए भी गुड्स है तो हम गुड्स लेंगे। चलो, एक लेजर हमने परचेज की बना दी। अब एक हम सप्लायर की बना देते हैं, जो सप्लायर जिससे हमने खरीदा था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था गुजरात फ्रेट टूल्स। ये हमने डाल दिया। कौन है ये हमारा? ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, लेनदार है, क्योंकि इससे हमने माल खरीदा है, पैसे देने हैं इसको। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल, यस को यस करना है। बाकी चीज़ें आप चलने दें। यहाँ इसका आप एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी एड्रेस है, मैंने कुछ भी लिख दिया। स्टेट, इसका स्टेट हम राजस्थान में, सपोज़ अगर हम राजस्थान में हैं और ये गुजरात में है, तो सपोज़ हमने यहाँ पे गुजरात डाल दिया, ठीक है। पिन कोड जो भी है आप डाल सकते हैं एड्रेस वगैरह में। पैन नंबर, GST रजिस्ट्रेशन, ये रेगुलर है या कंज्यूमर है या कंपोजिशन में है, वो डालना है। जैसे हमने कहा रेगुलर है 80C। इसका GST नंबर डाल देंगे हम यहाँ से देखकर, इसके बिल से। ये इसका GST नंबर है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये बिल नंबर है इसका, GST नंबर 24HDE, ये जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे 24HDE। आगे है 7487। इसके बाद RE5RT4 ये हमने डाल दिया, ठीक है। ये बोल रहा है वेरीफाई करना चाह रहे हैं आप, मतलब ये वार्निंग दे रहा है आपको कि आप GST नंबर डालने से पहले वेरीफाई कर लें GST पोर्टल पे जाकर कि ये GST नंबर सही है कि नहीं है, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होती है। चलिए ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे हम।
अब एक हम बनाते हैं लेजर इनपुट जीएसटी की, क्योंकि हम परचेस करते समय यहाँ इनपुट जीएसटी लगेगा, क्योंकि हम इंटर स्टेट परचेस कर रहे हैं। टैक्स की लेजर है, हर टैक्स की लेजर का ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा। ये पूछ रहा है किस तरह का टैक्स है, जीएसटी है, जीएसटी डाल दिया। किस तरह का सेंट्रल है, स्टेट है, इंटीग्रेटेड है, तो ये इंटीग्रेटेड टैक्स है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 18% डाल दिया हमने, इसको नोट एप्लीकेबल कर दें आप, बाकी सब चीज़ चलने दें। ये एक्सेप्ट किया। ये 3 लेजर मैंने आपके सामने बना दी। चलो लेजर बना दिया। अब आप चाहेंगे कि कुछ आइटम भी बना लें हम, जो आइटम यहाँ डल रहे हैं। इन्वेंट्री में काम करते समय आपसे वो आइटम भी पूछेंगे, अब आइटम के साथ डालना चाहते हैं एंट्री। क्रिएट में जाएं वापस से, यहीं पर सब कुछ क्रिएट होता है, लेजर, ग्रुप, सब कुछ। ये आपको स्टॉक आइटम यहाँ पर क्रिएट करना है। ये स्टॉक आइटम में मैं गया। अब मैंने क्या परचेज किया, यहाँ पर आइटम का नाम क्या है, ऑटोमेटिक 100। ऑटोमेटिक 100 मशीन ये है। अभी आपसे यहां भी ग्रुप पूछ रहा है। अब क्या होता है, आप कैटेगराइज करना चाहते हो जैसे आइटम को, जैसे ये कोई हैंड टूल है तो आपने ग्रुप बना दिया हैंड टूल। यहां आप चाहते हो कि मैं जीएसटी के हिसाब से कैटेगराइज करूं आइटम को, कि 18% वाला आइटम है, कि 28% वाला आइटम है, या 14% वाला आइटम है, तो आप ऐसा एक ग्रुप बना सकते हैं। तो सपोज मैंने यहां पर, आप प्राइमरी में चाहे तो प्राइमरी में डाल सकते हैं। मैंने यहां पर पहले से ग्रुप बना रखा है। सर मान लो मेरे को नया बनाना हो तो मैं ऑल्ट सी, वही सब चीज कुछ भी क्रिएट करना है डायरेक्ट, तो ऑल्ट सी प्रेस करें, डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पर दिया कि ये कोई टूल है और 18% वाले हैं, तो मैंने यहां पर इसका नाम ये लिख दिया, ताकि मुझे ध्यान रहे कि 18% वाला कोई टूल है ये। ठीक है, इसका ग्रुप तो प्राइमरी चलेगा। फिर ये आपसे पूछ रहे हैं यूनिट कैसे खरीदते हैं आप इसको, पीसेस में, नंबर्स में, कोई नई यूनिट, डजन में। जो यूनिट्स होती है परचेजिंग की वो हमें यहाँ पे डालनी है। यहाँ मैंने पहले से पीसेस बना रखी है, आप भी बना सकते हैं वही ऑल्ट सी करके। जैसे ये सिंपल आपको बनाना है, सिंबल अपन ने डाल दिया। सिंबल क्या है अपना, जैसे पीस का पीसी है तो पीसी डाल दिया सपोज, या पीसीएस है। ठीक है, फॉर्मल नेम इसका पीस है। यूनिट क्वांटिटी कोड ये पहले से बने हुए टैली में, पीसेज है, यस कर दिया। अब इसने बता दिया एरर की है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए ले नहीं रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने पहले बना रखा है। अगर नहीं बना हुआ होता तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं दिखाता और एक्सेप्ट कर लेता। यहाँ पीसेज क्वांटिटी डाल दी। जीएसटी एप्लीकेबल है, हाँ एप्लीकेबल है, यस कर दिया। किस पर है, आइटम की रेट पर है। ठीक है, यहाँ ऑन वैल्यू है तो वैल्यू पे लगा देंगे। टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल है तो टैक्सेबल डाल देंगे। क्या रेट है, इंटीग्रेटेड 18% टैक्स है। गुड्स है, यस। ये सारी चीज़ें हमें डाल लेनी है। अच्छा, एक और आइटम था इसी तरह हमारा, वो था स्टेनली हैमर। स्टेनली हैमर, ओके, वही आइटम या टूल्स 18% वाला है, पीस है, एप्लीकेबल है। ठीक है, गुड्स सर्विस क्या है, ये गुड्स है, डन। तो ये हमने अब आइटम भी बना लिया है और हमने लेजर्स भी बना लिए। अब हम आएंगे एंट्री करने। एंट्री कहाँ करेंगे हम, वाउचर्स में। वाउचर्स में गए, परचेज की एंट्री, वाउचर नंबर क्या होगा, शॉर्टकट की F9 परचेज वाउचर में जाके हम एंट्री करेंगे। इनवॉइस नंबर डाल दिया, सपोज ये इनवॉइस नंबर है हमारा। यहाँ आप बिल को देखकर भी इनवॉइस नंबर देख सकते हैं। जैसे ये इनवॉइस की आपके पास नंबर होगा, ये रहा GST 11/2/2020। तो सपोज यही मैं डाल देता हूँ, GST 11/2020। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन डाल दी। जैसे सपोज ट्रांजेक्शन की डेट है, इनवॉइस की डेट है 4 मार्च, तो हमने यहाँ पर 4 मार्च डाल दी। ठीक है, 4 मार्च 21, एक्सेप्ट कर लिया। पार्टी का नाम क्या था, पार्टी का नाम था, पूछ रहा है गुजरात फ्रेट टूल्स, ये थे। ठीक है, ये सारी डिटेल हम डाल चुके हैं, इनका GST नंबर डाल चुके हैं। दोबारा ये पूछ रहे हैं, डालना हो तो डाल सकते हैं अगर आपने पहले नहीं डाली है तो। परचेज किस तरह की परचेज, ये परचेज इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, ये इंटर स्टेट परचेज है।
अब ये आपसे पूछ रहा है क्लासिफिकेशन नेचर का। आप मैंने ये जो लिस्ट है, ये जो आपके सामने भी आपको दिखी, ये लिस्ट मैंने स्पेस बार दबाकर खोली है, एक लिस्ट बनी हुई है यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने का। जैसे ये इंटर स्टेट परचेज है टैक्सेबल, तो मैं टैक्सेबल में जाऊँगा। अब ये आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम। अभी हमने बनाया आइटम, टाइप कर लीजिए जैसे हैमर, या फिर आप स्पेस बार दबाकर भी वो लिस्ट खोल सकते हैं। कोई भी लिस्ट खोलनी हो स्पेस बार को आप दबा लें और स्पेस बार से ये लिस्ट खुल जाएगी। तो अभी मेरा आइटम कौन सा था, एक तो ऑटोमेटिक 100 था, ठीक है। ट्रैकिंग नंबर आप ये ट्रैक करना बिल नंबर से डाल सकते हैं ताकि ट्रैक कर सकें आप किसी चीज़ को, बाद में इनवॉइस नंबर को, इस आइटम को। क्वांटिटी, अब आइए देखो क्वांटिटी कितनी है, एक पीस है और रेट है 586। 1 पीस या पीस डाल दिया, आ गया क्वांटिटी आपने बना रखी थी 1 पीस ही, और 586 इसकी रेट है, ये हमने डाल दिया पर पीस, ये आ गया अमाउंट। इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दो आप। अभी पूछ रहा है आगे एंटर करके और अमाउंट डालना है और आइटम डालना है कोई, हाँ डालना है। फिर मैंने स्पेस बार से लिस्ट खोली, स्टेनली हैमर, ओके। ट्रैकिंग नंबर सेम चलेगा। इसका क्या रेट है, इसका रेट है वही क्वांटिटी 1 है, 568 रेट है। एंड ऑफ लिस्ट, डन। यहां तक कि हमने 2 आइटम डाल दिए। फिर एंटर करेंगे, फिर ये पूछेगा क्या और आइटम डालना है, तो हम कहेंगे नहीं और नहीं डालना, बस 2 ही आइटम है, तो उसको एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। एंड ऑफ लिस्ट करा। अब इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद आकर आपको एक और एंटर पे ये दोबारा से आपसे कुछ कर्सर यहाँ पूछ रहा है, आप देखिए सेकंड क्लिप पर। अब यहां हमें लगाना है क्या, इनपुट IGST। तो हमने ये इनपुट IGST की लेजर बनाई थी, ठीक है। ये इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ IGST लगाना है केवल, तो IGST, लेकिन हम लिखेंगे बेटर है इनपुट IGST ताकि पता चले कि परचेज के टाइम पर टैक्स लगाया। तो ये देखिए इन्होंने ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लिया कि इस आइटम पर 207 रुपये 72 पैसे की GST है। ठीक है, अब इस लेजर में IGST की जगह केवल GST वर्ड लिखा हुआ है, इसको कैसे अल्टर करूं मैं, कैसे चेंज करूं यहीं पर। तो मैंने बताया था शॉर्टकट की है इसके लिए हमारे पास एक Ctrl+Enter। आप Ctrl Enter प्रेस करेंगे तो यहां इसका नाम चेंज कर सकते हैं आप। यहां मैं आई और लगा देता हूं, इनपुट IGST, डन है बस, और तो कुछ करना नहीं है। Ctrl A करके एक्सेप्ट कर लीजिए, वो नाम चेंज हो जाएगा वहां पर। अभी आप बिल मेंटेन कर लीजिए उसका न्यू रेफरेंस में, ताकि बिल बाय डिटेल भी आपके पास रहे, कौन सा बिल बाकी कितना नहीं। यहाँ नरेशन डाल दीजिए आप कि बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जो भी पार्टी का नाम है वो आप डाल देना, एंटर करना, एक्सेप्ट करना, और ये आपकी एंट्री डन है। सो दिस इज हाउ वी कैन पास द एंट्री ऑफ GST परचेज इन परचेज वाउचर। बट जो रिक्वायरमेंट है आपसे वो ये कि पहले आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स उसमें करेक्टली एंटर होनी चाहिए। अब सर हम ये देखना चाहते हैं कितना परचेज है हमारा, कितना इनपुट है, रिपोर्टिंग कैसे कर देखते हैं हम। बाहर आ गया मैं एस्केप की से, हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। ये जितनी भी टैक्स की रिपोर्ट होंगी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में होंगी। इसमें हम गए GST रिपोर्ट्स में गए हम, GSTR 1, 2, 3B, GSTR 3B में गए सपोज। तो ये देखिए आपके सामने GSTR 3B में आपको दिखाएगा कि आपके पास कितने की ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है। ये टैली का काम है, ये आपको टोटली सारी चीज़ें बता देंगे कितनी क्रेडिट आपके पास पड़ी है। ठीक है, जो 3B है GSTR, ये रिटर्न का नाम है, ये हर मंथ हम रिटर्न फाइल करते हैं कि हमारे द्वारा कितनी सप्लाईज हुई हैं, कितना हमने परचेस किया है, कितना हमने सेल किया है। इसकी मंथली रिपोर्ट हमें भेजनी होती है GSTR 3B में।
और क्वार्टरली रिपोर्ट के लिए क्वार्टरली रिटर्न जाती है GSTR 1, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको सारी हमारे GST वाले टॉपिक में क्लियर हो जाएंगी, तो बाद में आपको समझ में आ जाएगा सभी कंपोजिशन क्या होता है और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अभी हमारा काम था आपको ये सिखाना कि टैली में एंट्री कैसे करते हैं। अच्छा, सपोज अब हम एक सेल्स की एंट्री करते हैं, ये आइटम हमने बेच दिया, ठीक है, सपोज हमने चेक से बेचा, पैसा हमारे एक्सिस बैंक अकाउंट में आ गया, उधार पे नहीं बेचा, तो यहाँ एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर लिया हमने पार्टी के नाम की जगह। किसको बेचा आपने, सपोज सामने वाला भी एक कोई रेगुलर सीसी है, उसको बेचा है, या सर मान लो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है तो अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, कोई कंज्यूमर को बेचा है तो कंज्यूमर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो किसी कंज्यूमर को बेचा सपोज, तो उससे हम GST लेंगे। कंज्यूमर राजस्थान का है और हम भी राजस्थान में है, ध्यान रखना हम भी राजस्थान में है, तो यहां आ जाएगा सेल्स। ठीक है, सेल्स को सेलेक्ट करेंगे हम, सेल्स टू कंज्यूमर टैक्सेबल आइटम जो हमारे पास थे, इसको आप नोट एप्लीकेबल कर दें। क्वांटिटी हम बेचेंगे 1 पीस। ठीक है, अब ये आपको नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है, क्यों, मैं इसका रीज़न बता दूं। ये जो हमने एंट्री करी थी परचेज की, इसमें हमने ट्रैकिंग नंबर डाला था, और ट्रैकिंग नंबर जो होता है एक्चुअली वो परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के लिए डलता है। ठीक है, इस ट्रैकिंग नंबर को आप नोट एप्लीकेबल कर दें, इसको आप नोट एप्लीकेबल कर दें, एंड ऑफ लिस्ट, इसको भी आप नोट एप्लीकेबल कर दें, एंड ऑफ लिस्ट। ये बाकी हमारा सब कुछ ठीक था। अब हम जा रहे हैं वापस से F8 में, ये हम सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं हम कंज्यूमर को, टैक्सेबल, कंज्यूमर से टैक्स लेंगे। अब देखिए आपके यहाँ क्वांटिटी दिखा रहा है, पहले 0 दिखा रहा था क्योंकि हमने इसको ट्रैकिंग नंबर लिया। ट्रैकिंग नंबर तब होता है जब तक हम उसका रिसिप्ट नोट नहीं बनाएंगे। क्या होता है, पहले हम लोग गुड्स परचेज का ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर के बाद हम एक ऑर्डर नोट बनाते हैं, फिर उसके ट्रैक करके उसका हम लोग रिसिप्ट नोट बनाते हैं, तब जाके वो एंट्री या वो स्टॉक हमारे इस टैली में शो होगा। अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ट्रैकिंग नंबर को यूज़ नहीं करना आपको अभी हाल फिलहाल। ऑटोमेटिक 1 पीस पड़ा है, बेच देते हैं, ट्रैकिंग नंबर वापस नोट एप्लीकेबल कर दें। क्वांटिटी एक ही पीस बेचेंगे। अब मान लो आप यहाँ गलती से 2 डाल दोगे तो ये आपको एरर दिखाएगा कि नेगेटिव स्टॉक है, आप देखिए, लेकिन 1 डालोगे तो नहीं दिखाएगा। तो ये भी फ़ायदा है टैली में, आप आइटम वाइज जो इन्वेंट्री है उसकी भी पूरी डिटेल ले सकते हैं। सपोज हमने 600 के हिसाब से इसको बेच दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, अब ये रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स डाल रहे हैं तो आपकी रेट 508 पड़ेगी। नहीं, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स तो हम 800 में बेचेंगे सपोज, तो ये आपकी रेट आएगी 77.97। एंड ऑफ लिस्ट। इसी तरह हम दूसरा आइटम हमारे पास जो था ये भी बेच देते हैं, नॉट एप्लीकेबल करना है ट्रैकिंग नंबर को, एक ही क्वांटिटी है, बेच देते हैं। रेट इसकी हम डाल देते हैं लगभग 780। तो ये आपके पास रेट दिखा रहा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स क्या रेट है और रेट विदाउट टैक्स GST क्या है। चलो, और आइटम डालना है, नहीं, एंड ऑफ लिस्ट कर दें। अच्छा, यहां पर अब टैक्स डालना है हमारे को। जब हम सेल की एंट्री करेंगे तो टैक्स कस्टमर से लेंगे, आउटपुट टैक्स। अब हमने आउटपुट टैक्स की लेजर नहीं बनाई, मैंने ऑल्ट सी करके पहले लेजर बना लेता हूं, वहीं पर डायरेक्ट आउटपुट। अच्छा, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो CGST और SGST अप्लाई होगा, जैसा हमने पढ़ा है। GST सेंट्रल टैक्स है, हाँ ये सेंट्रल टैक्स है, 9% इसकी रेट है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। ये देखिए अपने आप आ गया ये। इसी तरह एक और लेज़र बना देता हूँ, ऑल्ट सी प्रेस करा मैंने डायरेक्ट लेज़र बनाने के लिए।
आउटपुट SGST, ये SGST के लिए से बन गई। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में GST एंटर करा, आगे बढ़े। क्या है ये? स्टेट टैक्स है, स्टेट टैक्स डाल दिया 18%, एक्सेप्ट किया। सॉरी गलती हुई हमसे, क्या कि हमने 18% डाल दिया जबकि 9% है रेट, ये 9% डाल दिया। अल्टर करने के लिए मैंने वही कंट्रोल और एंटर प्रेस किया था, ये आ गया, ठीक है, डन है। ये बिल का अमाउंट हो गया। ट्रांजेक्शन टाइप चेक है, हाँ बिल्कुल चेक है। अमाउंट इतना है, चेक का नंबर डालना चाहे आप डाल सकते हैं, बैंक का नाम डालना चाहे डाल दें, एक्सिस बैंक दिख रहा है ऊपर हमारे पास लेजर में। नरेशन डाल सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू, कंज्यूमर का नाम डाल दीजिए, सपोज रमेश बाय चेक, या चेक का नंबर डाल दें, जो भी नंबर था। ठीक है, एक्सेप्ट किया, एंट्री हो गई। तो भी मैंने आपको परचेज और सेल्स की एंट्री करके बताई है। वापस देखें, रिपोर्ट में जाते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स, GSTR 3B, ठीक है। अब जाते हैं GSTR 1 में। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इसमें आप ये देखना चाहते हैं, जैसे स्टॉक समरी देखना चाहते हैं, कितना स्टॉक हमारे पास है, तो हमारे पास अब कुछ भी स्टॉक नहीं है। अगर मैं वो सेल्स वाली एंट्री हटा दूं, अभी जो मैंने करी थी, अच्छा वो मैं एंट्री कहाँ देख सकता हूँ, क्या चेंज कर सकता हूँ? तो आप एंट्रीज डे बुक में जाके देख सकते हैं। डे बुक में गए, जितनी भी एंट्रीज आप कर रहे हैं इस डेट पर, जैसे 2 अप्रैल की एंट्री है तो 2 अप्रैल की दिखा देगा। मैं चाहता हूँ 1 अप्रैल की एंट्री दिखाओ, तो मुझे F2 प्रेस करके डेट चेंज करनी होगी। डेट चेंज करने की शॉर्टकट की F2, कि मुझे 1 अप्रैल दिखाओ, तो 1 अप्रैल की ये एंट्री दिखा दी। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल की एंट्री दिखा दो, पीरियड की, तो मैं ऑल्ट F2 प्रेस करूँगा और पीरियड चेंज कर दूंगा। 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 21 तक की ये एंट्रीज शो हो जाएंगी। अभी मैंने जस्ट आपके सामने एक सेल्स की एंट्री पास करी थी, ये रही सेल्स की एंट्री। ठीक है, ये सेल्स को भी हम एक बार लेजर को चेंज कर लेते हैं। इसको हम सेल्स इंट्रा स्टेट थी ये सेल्स, ताकि इंट्रा स्टेट का अलग हिसाब किताब रहे हमारे पास। GST एप्लीकेबल है, हाँ ये एप्लीकेबल है। और ये क्या था हमने अभी जो सेल किया था, ये सेल्स टैक्सेबल में डाल दें आप। रेट 18% है, गुड्स है, ठीक है। अच्छा, आप कंज्यूमर को नहीं बेच रहे, सपोज आप बेच रहे हैं किसको, किसी रजिस्टर्ड बिजनेस को भी, तो आप सेल्स टैक्सेबल में भी डाल सकते हैं इसको। ये हमारी एंट्री थी, मैं एंटर कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ वापस से। एक्सेप्ट किया, ये एंट्री डन है। हाँ, कितना आपके पास ये आउटपुट सप्लाईज है, जो आपने सेल के समय आपको टैक्स मिला, कितना परचेज के समय आपने टैक्स दिया, वो आपके सामने यहां पर इंटीग्रेटेड टैक्स है, ठीक है। तो ये आपको आपकी GSTR 3B में दिखाना पड़ता है, कितना आपके पास सप्लाई का टैक्स आया, कितना आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। ओके, GSTR 1 में भी जाके आप देख सकते हैं, ये आपने जो टैक्सेबल अमाउंट था आपका, टैक्स अमाउंट वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो इस तरह से हम GST
की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो एज एन अकाउंटेंट आपका काम है मेनली सिर्फ जीएसटी की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, जो मैंने आपको दोनों बताया कैसे आप इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, मैंने एक परचेज का ट्रांजेक्शन बता दिया, एक आपको सेल्स का ट्रांजेक्शन बता दिया। परचेज में मैंने आपको इंटरस्टेट बताया और सेल्स में मैंने आपको इंट्रास्टेट बताया। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था आप इन्वेंट्री की रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप बैलेंस शीट देख सकते हैं अपने बिजनेस की। ये बैलेंस शीट है, आप देखिए, ये सब रिपोर्टिंग का पार्ट है। इस बैलेंस शीट में फिक्स असेट, करंट असेट आपके पास, करंट लायबिलिटीज हैं, और इस स्टेटमेंट को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप डिटेल भी देख सकते हैं। कैसे? कॉन्फ़िगर में जाएं, F12 में, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, इसको डिटेल कर लें, बस इसको एक्सेप्ट कर लें कंट्रोल ए से। तो ये आप देखें, आप दिखा देगा आपको कि मशीन में क्या है, मतलब फिक्स असेट में क्या चीज़ है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह आप जीएसटी की एंट्रीज टैली में डाल सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं टीडीएस की एंट्री कैसे करेंगे टैली में। टीडीएस की एंट्री करने के लिए सबसे पहले वही F11 में जाएंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। ये तो हमारा हो गया था। अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको यस करेंगे। यहाँ कंपनी का 10 नंबर वगैरह आप इन्फॉर्मेशन सारी जो पूछ रहा है वो डालना होगा आपको, क्योंकि 10 नंबर से ही रिकनसाइल होगा कि कौन सी कंपनी टैक्स जमा करा रही है। करने के बाद कुछ लेजर्स क्रिएट कर लें, जैसे सपोज आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं रेंट पर, तो रेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा अलग करने के लिए, रेंट टीडीएस, ताकि पहचान रहे कि ये रेंट टीडीएस वाला है जिस पे टीडीएस काटना है। रेंट क्या हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस चल जाएगा ग्रुप में। जीएसटी एप्लीकेबल, गुड्स नहीं, ये तो सर्विस है और इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, इसको आप नोट एप्लीकेबल कर दें। टीडीएस एप्लीकेबल है, हाँ टीडीएस एप्लीकेबल है तो उसको एप्लीकेबल कर दें। ये नई चीज़ आपके पास आ गई। लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट, आप कोई लिस्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं यहाँ पर। या अनडिफाइंड करना चाहें तो अनडिफाइंड कर सकते हैं, क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे रेंट को हम कहते हैं रेंट अंडर सेक्शन 194I, ये रेंट का सेक्शन है इनकम टैक्स में जिस पे टीडीएस कटता है। यहाँ सेक्शन लिख लें आप 194I। पेमेंट कोड, रेमिटेंस कोड जल्दी नहीं डालना आपका। रेट फॉर इंडिविजुअल, क्या रेट है, सपोज 10% रेट है, ठीक है। अदर डिडक्ट के लिए भी 10% रेट है तो वो डाल दिया हमने। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है तो वो डाल दीजिए। वैसे तो है 2,40,000 रेंट की, बट हम नहीं डाल रहे, छोड़ दें। क्या इसमें आपको जीएसटी इंक्लूड करना है, नहीं करना तो नोट एप्लीकेबल, करना है तो एप्लीकेबल कर देना। तो ये हमने एक रेंट की लेजर बना दी। अब एक हम लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना लेते हैं, जिसका जो भी नाम हो, मैं लैंडलॉर्ड ही डाल देता हूँ, जो कि हमारा क्रेडिटर होगा, उसको पैसे देने हैं हमारे को। सन्डी क्रेडिटर, मेंटेन डिटेल, बिल बाय बिल, यस करना है। इस टीडीएस डिडक्टिबल, क्या टीडीएस डिडक्टिबल करना है, हाँ यस। तो आपको बताना है कि लैंडलॉर्ड जो डिडक्टिव टाइप है ये कौन है। ये है कोई कंपनी है, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, या कोई ये इंडिविजुअल पर्सन है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। तो हम डाल देते हैं ये इंडिविजुअल पर्सन है जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं।
डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यस, इसको यस कर दें, उसी वाउचर में हम टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। राजस्थान, यहां इसका पेन नंबर डल जाएगा, सपोज पेन नंबर ये डाल दिया हमने, ओके। यहां इसको आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड कर दें, ये लैंडलॉर्ड डल गया। एक लेजर बना ले टीडीएस ऑन रेंट, क्योंकि हमें एंट्री के लिए टीडीएस में हमने जो सीखा था इतने अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 194I, क्योंकि अलग अलग कई तरह के टीडीएस होते हैं, सैलरी भी टीडीएस कट रहा है, इंटरेस्ट भी कट रहा है, तो हमें अलग अलग लेजर बनानी पड़ेगी ताकि पता हिसाब रहे हमारे पास कौन सा टीडीएस कितना हमारे पास हमने डिडक्ट किया है, जो हमको जमा भी कराना होता है, जिसकी रिटर्न भी हमें फाइल करनी होती है। ग्रुप होगा इसका हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में किस तरह का ड्यूटी टैक्सेस है? ये टीडीएस है, बिल्कुल टीडीएस है। क्या है टीडीएस की लिस्ट, क्या है ये रेंट अंडर सेक्शन 194I है, एक्सेप्ट किया। चलिए 3 लेजर आपने क्रिएट कर ली, अब आप आ जाएं इसकी एंट्री करने के लिए। अब मैं एंट्री बता देता हूँ। वाउचर्स में जाएंगे आप, टीडीएस पहले डिडक्ट करेंगे, पहले पे नहीं करेंगे, पहले डिडक्ट करेंगे तो उसकी एंट्री होगी, और वो एंट्री हमें कहाँ करनी होगी? F7 में, क्योंकि कॉन्ट्रा में हो नहीं सकती, रिसिप्ट पेमेंट में हो नहीं सकती, परचेज सेल में ही हो नहीं सकती, तो हम इसको जर्नल में करेंगे। जर्नल में जाके हम लोग इसको रेंट को डेबिट कर लेते हैं, रेंट ऑन टीडीएस, या रेंट टीडीएस वाला। सपोज हम 50,000 रेंट दे रहे हैं, तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, 50 से डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा? एक तो इस पर टीडीएस डिडक्ट होगा, पहले तो पूछ रहा है क्रेडिट करना है कि डेबिट करना है, हाँ क्रेडिट ही करना है, तो क्रेडिट सेलेक्ट किया। एक तो टीडीएस ऑन रेंट अंडर 194I, सपोज 10% रेट है तो 5,000 का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, और बाकी पैसा हम किसको दे देंगे? लैंडलॉर्ड को, उसको हम अपना क्रेडिटर बनाएंगे। कितना देना है? 45,000 आ गया यहाँ पर। बिल मेंटेन करना है तो कर लीजिए। अब ऐसा कोई बिल तो आएगा नहीं आपके पास रेंट का, तो उसको ओन अकाउंट चलने दीजिए, जिसका बिल मेंटेन नहीं करना इसको भी ओन अकाउंट चलने दीजिए। नरेशन में आप डाल दें बीइंग टीडीएस डिडक्टेड ऑन रेंट फॉर द मंथ, जो भी मंथ का रेंट है वो आप काट लें या बता दें इसमें। जो सपोज़ हमने अप्रैल या मार्च का टीडीएस है ये, तो मार्च का हमने टीडीएस काट लिया, एक्सेप्ट किया, डन। ये हमारी एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब जाके उसको हम पेमेंट करेंगे। F8 में F5 में जाके हम पेमेंट करेंगे। जब हम लैंडलॉर्ड का पेमेंट करेंगे तो एंट्री करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर, ये इसका बैलेंस दिखा दिया 45,000 टीडीएस डिडक्ट होने के बाद। ऑन अकाउंट ही चलेंगे क्योंकि इसका हमने कोई बिल मेंटेन नहीं किया, और सीआर में जाके दिखा देंगे हम पेमेंट कर रहे हैं आप कैश से या चेक, जो भी है। चेक से दे देंगे तो एक्सिस बैंक अकाउंट, चेक नंबर वगैरह आप डाल दें, जो भी है। नरेशन डाल दें बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड गणेश, उसका नाम लिख दिया हमने। ये हमारा पेमेंट हो गया। इसी तरह जब हम टीडीएस गवर्नमेंट को पे करेंगे तो टीडीएस ऑन रेंट $5,000 टीडीएस है, क्रेडिट कर देंगे जैसे भी आप पे कर रहे हैं, कैश या बैंक से, या नरेशन डाल देंगे, एक्सेप्ट करेंगे, चालान नंबर डाल देंगे। जब आप पे करेंगे तो चालान नंबर क्रिएट होगा ताकि आपके रेफरेंस में रहे। तो सिंपली इस तरह आपको टीडीएस की एंट्री करनी है जर्नल वाउचर में, और फिर पेमेंट करना है। पहले डिडक्ट करना है, फिर पेमेंट करना है।
अभी देखिए TDS की रिपोर्ट देखी हमने कहाँ पर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, TDS रिपोर्ट्स के बाद TDS आउटस्टैंडिंग कुछ है क्या हमारा, ये 5,000 दिखा रहा है जबकि हम पे कर चुके हैं। अब ये क्यों दिखा रहा है जबकि हम पे कर चुके हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस एंट्री में हमसे कोई मिस्टेक हुई है। चलो अब क्या करें, वापस जाते हैं उस एंट्री में, डे बुक में गए, कौन सी एंट्री थी वो 5,000 वाली, ये पेमेंट वाली एंट्री थी हमारी, हाँ थी। अगेंस्ट रेफरेंस में जाना था, देखिए आप, क्योंकि हमने ऑन अकाउंट दिखा दिया तो वो आउटस्टैंडिंग दिखाता रहेगा, जबकि हम वो जो रेफरेंस नंबर क्रिएट हुआ था यहाँ पर ऑलरेडी ऑटोमेटिक, इसके अगेंस्ट हम ये पेमेंट कर रहे हैं 5,000 का, तो इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दें। अब जैसे हमने TDS पेमेंट कर दिया अगेंस्ट रेफरेंस में, उस रेफरेंस बिल के नंबर के अगेंस्ट, तो आप देखें TDS रिपोर्ट्स में, TDS आउटस्टैंडिंग में आपके पास कोई TDS आउटस्टैंडिंग नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा पेमेंट हो गया। तो इस तरह आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं टैली के अंदर, किस तरह से हमें दिखाना होता है। अकाउंट्स बुक में जाकर आप कैश बुक देख सकते हैं, लेजर देख सकते हैं, अलग अलग वाउचर्स के बारे में देख सकते हैं, सेल्स रजिस्टर देख सकते हैं कितनी सेल हुई, परचेज रजिस्टर में परचेज के बारे में देख सकते हैं, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ट्रायल बैलेंस में जाकर देख सकते हैं, एक एक लेजर के बारे में बता सकते हैं। इसके आपको डिटेल अगर वो चाहिए तो मैंने बताया जैसे आपको कॉन्फ़िगर कर लें F12 में जाकर, और इसकी जो रिपोर्टिंग है उसको फॉर्मेट रिपोर्ट को डिटेल कर लें और कंट्रोल S एक्सेप्ट करें तो डिटेल आ जाएगा आपके सामने, कैपिटल में क्या है, करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या करंट लायबिलिटी है, मशीन में क्या क्या है। जैसे करंट लायबिलिटी में हमारे पास ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हमको दिख रहा है कि ये हमारे पास IGST इनपुट में पड़ी है, इतनी हमारे पास आउटपुट में पड़ी है, तो ये हमारी लायबिलिटी जो भी है जब हम पे करेंगे तो ये लायबिलिटी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपको अगर किसी भी चीज़ के, जैसे आपको मान लो बैंक अकाउंट के बारे में पता लगाना है, बैंक का हिसाब किताब, तो आप बैंक अकाउंट में जाएंगे, एक्सिस बैंक का लगाना है, एक्सिस बैंक में गए, अप्रैल में गए, तो ये आपके पास बैंक का पूरा हिसाब किताब लेजर आपके सामने आ गई। आपको पता होगा एक हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा था, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं कैसे इसको हम रिकनसाइल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिकनसाइल कर सकते हैं कि ये जो हमने पेमेंट किए हैं, हमने तो क्रेडिट कर दिया, हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्या बैंक से वो पैसा निकला कि नहीं निकला। इसी तरह हमने जो ये पैसे जमा कराए क्या बैंक में जमा हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो हम रिकनसाइल करेंगे इसको। तो यहाँ जाके हम रिकनसाइल कर सकते हैं। देखिए आपने मैंने क्या किया, Alt+R या फिर रिकनसाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं रिकनसाइल आऊँगा तो ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आ गया आपके पास। टैली में इस तरह रिकन्सिलेशन करते हैं, जैसे हमने एक BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ा था, वहाँ जाके आप रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। और रिकन्सिलेशन का सीधा सा मतलब है कि आपने ये लैंडलॉर्ड को भी जैसे पेमेंट किया चेक से, ये चेक का नंबर डाल दिया, ये अमाउंट क्रेडिट तो हो गया, बैंक से कब क्रेडिट हुआ उसकी डेट डाल देंगे। जैसे बैंक को सपोज बैंक से ये 3 तारीख को क्रेडिट हुआ तो 3 तारीख डाल देंगे, ये 5 तारीख को हुआ था, या ये हैंड टू हैंड ही हो गया सपोज 1 तारीख को ही, क्योंकि ऑनलाइन पे हो रहा है। ये कोई चेक हमने जमा करवाया था हमारे बैंक में, 1000 रुपये क्या जमा हो गए उसी दिन, हाँ हो गए, तो 2 अप्रैल को ही डाल दिया। ये कोई हमने सेल करी थी, क्या सेल का पैसा क्लियर हो गया 2 तारीख को, नहीं 5 तारीख को क्लियर हुआ तो 5 तारीख डाल दिया। इस तरह से जैसे जैसे मैं रिकनसाइल करता जाऊँगा, आप देखिए यहाँ पर ये जो नीचे बैलेंस है, बैलेंस एज पर कंपनी की बुक्स तो ये बैलेंस है, लेकिन बैलेंस एज पर बैंक अभी हमारा 3,51,000 ही, क्योंकि 3,51,000 के ही ट्रांजेक्शन अभी तक रिकनसाइल हुए हैं। अब देखो जैसे मैं अभी ये 3 लाख वाला ट्रांजेक्शन और रिकनसाइल करूँगा, ये कोई पैसा, ये कोई बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया था, ये सपोज 4 तारीख को रिकनसाइल मतलब हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो जैसे 3 लाख रुपए आ गए तो बैंक के हिसाब से हमारा बैलेंस अब 3,51,000 प्लस 3 लाख और ये 6,51,000 हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है, इसके बाद सपोज ये हमारे पास सेल हुआ था और ये चेक था, ये पैसा आया था, लेकिन ये अभी तक रिकनसाइल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पैसा क्लियर नहीं हुआ, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रहा, अभी डेट डाली नहीं मैंने, और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ।
तो अब आप देखेंगे कि आपके हिसाब से जो बैलेंस है आपका बैंक का वो 7,02,000 है समथिंग, और इतने के क्रेडिट बैलेंस है। और रिकनसाइल में आप जाके देखेंगे वापस से, तो आपके हिसाब से जो बैलेंस है वो 6,52,000 तो है, लेकिन बैंक के हिसाब से 6,51,000, 6,51,000 मतलब 1580 का अभी तक आपका हिसाब किताब क्लियर नहीं है, क्योंकि ये पैसा अभी तक रिकनसाइल नहीं हुआ। तो जैसे अगर ये रिकनसाइल या क्लियर हो जाता है, उस दिन की आप डेट डाल दें, तो ये आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच हो जाएगा। सपोज ये 10 तारीख को क्लियर हो गया चेक, तो जैसे ही मैंने 10 तारीख डाली आप देखेंगे आपका बैलेंस एज पर कंपनी और बैलेंस एज पर बैंक इक्वल हो गया। तो इस तरह हम रिकनसाइल कर सकते हैं टैली में हमारा बैलेंस और बैंक के बैलेंस को, क्योंकि हम तो तुरंत एंट्री कर देंगे, बैंक में कब एंट्री हो रही है वो डेट डालनी होगी, टैली अपने आप इसको रिकनसाइल कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं, प्रॉफिट में है कि लॉस में है। जैसे ये प्रॉफिट है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो भी अमाउंट है वो आप यहां डाल सकते हैं, कुछ भी अमाउंट नहीं है क्योंकि हमने स्टॉक की एंट्री डाली नहीं। अगर आप स्टॉक की एंट्री डालना चाहें तो कैसे डालेंगे मैं आपको बता दूं। देखो, अल्टर में गए, लेजर में गए, कौन सी लेजर अल्टर करनी है हमारे को, हमको क्लोजिंग स्टॉक की लेजर जो है वो अल्टर करनी है। तो एक लेजर बनाते हैं हम स्टॉक के नाम से, स्टॉक इन हैंड। ये सब आपको आना चाहिए। इसका ग्रुप भी यही होगा। देखिए यहां पर आप जो है ये ओपनिंग बैलेंस आप डाल सकते हैं। यहां पर आपके पास कोई स्टॉक का पड़ा हो, जैसे सपोज मेरे पास 5,000 का स्टॉक ओपनिंग में था तो मैंने डाल दिया। अब जब मैं स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हूं तो ये जो स्टॉक है नहीं दिखा रहा यहां पर। क्यों, रीज़न क्या है इसका कि ये जो रिपोर्टिंग है वो 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक की है, और अभी हमने जो स्टॉक डाला था, मैं वापस दिखाता हूं आपको, अल्टर में गए, लेजर में, और वो जो ग्रुप हमने बनाए थे लेजर वो था स्टॉक इन हैंड। ये ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया 1 अप्रैल 21 को, क्लोजिंग बैलेंस हम डाल देते हैं 31 मार्च 22 को। सपोज क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 40,000 का है, एक्सेप्ट किया, वापस आए प्रॉफिट एंड लॉस में, देखा नहीं ये तो स्टॉक नहीं दिखा रहा। एक बार इसका पीरियड चेंज कर लेते हैं, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 31 मार्च 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। ठीक है, अभी ये स्टॉक नहीं दिखा रहा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि स्टॉक समरी में हमारे पास कोई स्टॉक है ही नहीं, क्योंकि मैच ही नहीं होगा ना। स्टॉक समरी में स्टॉक नहीं है हमारे पास, जितना स्टॉक था हमने बेच दिया, जो हमने आइटम खरीदे थे वो हमने बेच दिए। अगर मैं यहां से सेल्स की एंट्री हटा दूं, सपोज देखिए, अगर मैंने एंट्री करी थी डे बुक में, मैं जाके देखता हूं, मैंने सेल्स वाली एंट्री करी थी, F2 से डेट चेंज करके देखता हूं 2 अप्रैल को, तो ये 2 अप्रैल को मेरी सेल्स की एंट्री थी, ये वाली। इस एंट्री को मैं डिलीट कर देता हूं, ऑल डी करके, ये डिलीट कर दिया मैंने। तो आप देखिए जैसे मैंने एंट्री डिलीट कर दिया वो एंट्री इफेक्टिव नहीं रही। तो मैं यहाँ जाऊँगा स्टॉक समरी में, तो आप देखेंगे मेरे पास ये टूल्स पड़े हैं 18% वाले, मैं इसके अंदर गया, एंटर करता जाऊँगा, अभी दिखा रहा है क्या क्या आइटम है इसमें। ऑटोमेटिक सो है, स्टेनली हैमर है, ये रेट है, ये आपने अप्रैल में परचेस किया है, और ये स्टॉक आपके पास पड़ा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपके पास कितने रुपए का स्टॉक फिजिकली पड़ा है। ये आपके पास 1154 का 1154 का स्टॉक है। अब आप जाइए अल्टर में, लेजर में जाइए, इसके बाद स्टॉक इन हैंड, ओपनिंग स्टॉक सपोज कुछ नहीं है, 0 है, क्लोजिंग स्टॉक
1154 है। तो आप देखिए यहाँ पर आपके सामने अब स्टॉक भी आ रहा है। तो टैली सॉफ्टवेयर बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको पता है कि अगर मेरे पास स्टॉक पड़ा है तो ही स्टॉक दिखाओगे आप, और सही स्टॉक ही दिखाएगा। कितने का स्टॉक है तो स्टॉक आपको दिखा दिया। तो यहाँ से मैंने आपको ये सिखाया कि स्टॉक की एंट्री कैसे पास करते हैं। कोई जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जाइए और वहाँ जाकर आप स्टॉक की लेजर में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस अल्टर करके डाल सकते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको यहाँ पर, अब अभी हमने जैसे परचेज और सेल्स की एंट्री करी थी, जैसे ये परचेज की एंट्री करी थी हमने गुजरात फ्रेट टूल्स की, इसी तरह हमने कोई सेल्स की एंट्री करी है। अगर आपको इनका प्रिंट आउट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट टैली से। तो देखिए यहाँ पर ऑल्ट पी, यहाँ प्रिंट पर क्लिक करें, करंट पेज को क्लिक करें, प्रीव्यू देख लें, ऐसा प्रिंट आएगा आपके पास। ये तो हमने परचेज किया है, ये परचेज की तो कोई ऐसी इनवॉइस आ गई आपके पास। ये हमारी कंपनी का नाम है क्योंकि हमने खरीदा है, कंसाइनी हम ही है, सप्लायर गुजरात फ्रेट टूल्स है। कुछ ऐसा ही बिल था, ये हमने 18% जीएसटी लगा दी। ठीक है, तो यहां से आप सीधा प्रिंट ले सकते हैं, और अगर आपने सेल करा है तो सेल का बिल भी कस्टमर को आप दे सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक सेल्स की एंट्री करके दिखाता हूं वापस से। सपोज ये हमारा सेल्स का बिल नंबर है, ये हमारी पार्टी है तरुण, इसका कोई भी जीएसटी नंबर आप डाल दें, हमने डाल दिया। यहाँ पर सेल्स की एंट्री F8 में जाएंगे, टैक्सेबल सेल्स टैक्सेबल आइटम, जैसे हमने इसको ऑटोमेटिक 100 बेच दी मशीन, इसको नॉट एप्लीकेबल कर दें। एक क्वांटिटी हमने इसको बेच दी और 700 के हिसाब से बेच दी इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, और इस पे लगा दिया हमने आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। बिल बना लें, बिल का जो नंबर था एक बार देख लें क्या था। चलिए बिल का नंबर डाल देते हैं, सपोज 456, नरेशन डाल देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री हो गई। अब अभी मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि अगर मैं वापस से इसका प्रिंट आउट देना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं वापस एंट्री ओपन करूँगा, या मैं पेजअप करके पहली जस्ट वाली एंट्री निकाल सकता हूँ। ये मैंने पेजअप किया, जस्ट पहली वाली एंट्री आ गई। मुझे इसका प्रिंट देना है, मैं प्रिंट में गया, करंट पेज, प्रीव्यू देखना है आपको। ये आप देखिए, ये आपके सामने, ये आपका बिल है जो आप देंगे। ये बायर है तरुण, ठीक है, आप कंसाइनी है, या फिर कंपनी आपके जीएसटी नंबर आ गया, ये सामने वाले का जीएसटी नंबर आ गया, ये हमने ऐसे डाला था। ठीक है, बिल का नंबर आ गया, इनवॉइस नंबर आ गया, गुड्स का डिस्क्रिप्शन आ गया, ऑटोमेटिक 100 पीस, ये रहा, ये जीएसटी लगी, ये आपके सामने सारी डिटेल क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह आप प्रिंट भी दे सकते हैं। जीएसटी की अकाउंटिंग के अलावा टीडीएस के बारे में बात करी, इसके बाद हमने रिपोर्टिंग देखी, प्रिंट आउट निकालना बताया, कैसे बिल निकाल सकते हैं आप टैली से, कैसे एंट्री को डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की है कि टैली में लगभग सारे काम होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग से रिलेटेड है। इन्वेंट्री मैंने आपको बताया कैसे आइटम्स क्रिएट होते हैं, इन्वेंट्री डिटेल मेंटेन होती है, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अपडेशन के साथ हम मिलते रहेंगे आगे। थैंक यू सो मच।